डॉपलर इफेक्ट। डॉपलर इफेक्ट क्या होता है तो ध्यान से समझेंगे। डॉपलर इफेक्ट, अब देखो ये है क्या। अब सोचो कि मान लो एक सिचुएशन हमने देखा होगा, बहुत जगह हमने प्रैक्टिकली इस बात को फील किया है कि हम जो है किसी रेलवे स्टेशन पे हैं। तो रेलवे स्टेशन पे हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पे बैठ के अपने ट्रेन का वेट कर रहे हैं और हमें पता है कि हमारी जो ट्रेन है वो बहुत दूर से जो है वो आ रही है। और जब ट्रेन बहुत दूर से आ रही है तो अब सोचो उस वक्त कैसी आपको साउंड सुनाई देती है। अब बताओ जब वो ट्रेन पास में आ जाती है तो क्या उसी तरह का साउंड सुनाई देता है? नहीं, अलग होता है। ठीक है, वो बिल्कुल पास में आ गई है, उस समय साउंड कैसा होता है? अलग होता है। ठीक है, अब जब वो दूर जा रही है तब साउंड कैसा होता है? अलग होता है। तो हमें पता है कि जो साउंड को सुनने में ये जो चेंजेस आते हैं, इस चेंजेस पे रिसर्च की गई। किसने? एक डॉक्टर ने, एक साइंटिस्ट ने। और जो साइंटिस्ट था उसका नाम था डॉपलर, तो उसने इफेक्ट को नाम दे दिया डॉपलर इफेक्ट। तो इसमें हम चीज़ क्या देखते हैं कि ये जो आदमी था, ये जो बच्चा था, इसको हम बोल देंगे ऑब्जर्वर है। ये कौन है? ये ऑब्जर्वर। ये ऑब्जर्व कर रहा है चीज़ों को। और ये जो ट्रेन थी, हमारी जो ट्रेन थी, इसको हम बोल देते हैं कि ये क्या है? ये सोर्स है। क्या? ये सोर्स है। तो ऑब्जर्वर और सोर्स जो है इनके बीच में रिलेटिव मोशन हो रहा है। कैसा मोशन हो रहा है? रिलेटिव मोशन हो रहा है। तो जब भी सोर्स और ऑब्जर्वर के बीच में रिलेटिव मोशन होता है तो जो साउंड है, इसकी जो साउंड है, मान लो उसको उसकी ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी एफ थी, लेकिन इसको जो सुनाई देती है वो सुनाई देती है एफ डैश। तो ये जो फ्रीक्वेंसी में अंतर होता है ये किसकी वजह से होता है? ड्यू टू रिलेटिव मोशन। ड्यू टू रिलेटिव मोशन बिटवीन सोर्स एंड ऑब्जर्वर। ठीक है, ये सोर्स था S और ये ऑब्जर्वर O। तो इसकी वजह से जो हमें फ्रीक्वेंसी में इफेक्ट दिखाई देता है उसको हम लोग चर्चा करेंगे कि किस तरह से ये होता है। तो हम लोग केस 1 देखते हैं। केस 1 में हम लोग क्या देखेंगे? मान लो हमारा कोई सोर्स है यहाँ पे ये, और इससे किसी डिस्टेंस पर हमारा ऑब्जर्वर बैठा हुआ है। इस तरह से ये ऑब्जर्वर बैठा हुआ है। अब हमने मान लिया कि जो सोर्स है उससे उसका जो फ्रीक्वेंसी है सोर्स का वो f है और कोई साउंड इससे एमिट हो रही है। अब हम लोग मान लेते हैं कि जो साउंड की वेलोसिटी है वो v है। किसमें? साउंड की वेलोसिटी v है। जो साउंड ये एमिट करेगा वो वेलोसिटी से आगे जा रही होगी। और जब हमारा ऑब्जर्वर होगा यहाँ पे वो उसको नोट कर रहा होगा कि यार मुझे कौन सी फ्रीक्वेंसी मिलेगी, ये इस बात के लिए वेटिंग कर रहा है यहाँ पे। अच्छा भाई, ठीक है। अब सोचो कि ये तो जो है फिक्स है अपनी जगह पे, ये कहीं भी जा नहीं रहा है। सोचो अगर ये फिक्स होता, ये भी फिक्स है, तो बताओ क्या होगा? इससे कोई एफ फ्रिक्वेंसी जो है उसकी साउंड इससे निकली और इसके पास पहुंच गई, तो अभी इसकी वजह नो रिलेटिव मोशन, यहाँ पे नो रिलेटिव मोशन, तो इसको जो सुनाई देगा एफ डैश वो क्या होगा? एफ ही होगा। बताओ एफ डैश जो होगा वो एफ क्यों होगा? थोड़ा सा देख लो। मान लो ये जो हमारा ऑब्जर्वर था, जो हमारा सोर्स था, उससे कोई लैम्डा वेवलेंथ की जो साउंड थी वो एमिट हुई। अब ये जो एमिट हुई है तो बताओ ये जो आदमी है इसके लिए जो फ्रीक्वेंसी होगी, इसके लिए जो वेवलेंथ होगी वो भी क्या होगी? अभी लैम्डा होगी। ठीक है, यहाँ पे सोचो सोर्स के लिए मैं फॉर्मूला लिखूंगा v इक्वल टू कितना? एफ लैम्डा। ठीक है, साउंड की वेलोसिटी v, फ्रीक्वेंसी सोर्स की f और लैम्डा। एक स्टेटमेंट बोल रहा हूँ, ध्यान से समझना कि सोर्स के लिए फ्रीक्वेंसी क्या होती है, हमारा जो ऑब्जर्वर के लिए क्या फ्रीक्वेंसी होती है, इसको ध्यान से समझेंगे क्या होती है। तो ये ऑब्जर्वर है यहाँ पे बैठा हुआ है और ये मेरा सोर्स है। ठीक है, अब सोर्स से कोई लैम्डा वेवलेंथ का फ्रीक्वेंसी एमिट हुआ, तो ध्यान से सोचो, मान लो ये जो साउंड था वो t1 टाइम पीरियड में कुछ आगे चला होगा। ठीक है, और हमें पता है कितना आगे चला, ये अगर साउंड की वेलोसिटी v है तो vt आगे चला होगा। तो ध्यान से देखो कि ऑब्जर्वर के लिए फ्रीक्वेंसी, ऑब्जर्वर के लिए वेवलेंथ क्या होती है, इसके लिए वेवलेंथ लैम्डा है, उसके लिए लैम्डा डैश है। लैम्डा डैश क्या होती है कि 1 टाइम पीरियड में, कितने टाइम पीरियड में? 1 टाइम पीरियड में मेरा वेव कितना चला, ये चला गया a से और b चला। अब
इस पॉइंट बी से सोर्स के बीच में जो डिस्टेंस होगी यही मेरी क्या होगी, ये मेरी लैम्डा डैश होगी। मीन्स ये क्या होगी, ये होगी वेवलेंथ, ये होगी वेव लेंथ फॉर ऑब्जर्वर, ये मेरी वेवलेंथ होगी ऑब्जर्वर के लिए। ठीक है, तो बताओ अभी सोर्स के लिए वेवलेंथ कितना, लैम्डा, और ऑब्जर्वर के लिए क्या है कि एक टाइम पीरियड में ये कितना चली, यहाँ तक चली ए से बी तक। अब बी पॉइंट से सोर्स के बीच में जो डिस्टेंस है तो किस्मत से वो अभी लैम्डा डैश लैम्डा के बराबर ही आ रही है, तो लैम्डा डैश इक्वल्स टू कितना, लैम्डा। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, अब मैं इस सोर्स के लिए, इस ऑब्जर्वर के लिए हम v को एफ लैम्डा लिखते हैं। तो बताओ ऑब्जर्वर के लिए साउंड की स्पीड कितनी है, v इक्वल्स टू एफ, इसका f क्या है, नया कुछ f डैश मान लो, और लैम्डा क्या है, लैम्डा। तो अभी भी इसके लिए f डैश की वैल्यू v अपॉन लैम्डा, और यहाँ पे हमने फॉर्मूला लिखा था v इक्वल्स टू एफ लैम्डा, तो यहाँ पे f भी क्या था, v अपॉन लैम्डा। तो किस्मत से दोनों सेम आ रहे हैं और आने भी चाहिए, क्योंकि हमने बोला था रिलेटिव मोशन होगा तभी तो चेंज सुनाई देता है, तो अभी तो रिलेटिव मोशन हो ही नहीं रहा है। ठीक है, अच्छा अब हम केस लेते हैं कि जब रिलेटिव मोशन हो, तो ओरिजिनली अब हम केस लेते हैं जब रिलेटिव मोशन होता है। तो ये सोर्स है और ये अगेन ऑब्जर्वर है, और हमने मान लिया कि ऑब्जर्वर इधर v स्पीड से, या फिर इसको बोल दो vo, ऑब्जर्वर के लिए वेलोसिटी vo से मूव कर रहा है, और ये साउंड की स्पीड v, और ये f फ्रिक्वेंसी का साउंड जो है उसने एमिट किया। अब मुझे बताओ ऑब्जर्वर के लिए v रिलेटिव, बताओ ऑब्जर्वर जो है वो v0 से आगे चल रहा है और साउंड भी जो है इस डायरेक्शन में v से चल रही है, तो साउंड की इस रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी इस ऑब्जर्वर के लिए, ये हो जाएगी v प्लस कितना, v0। बताओ ये इधर ऐड हो जाएंगे। ठीक है, अच्छा भाई इसके लिए नई फ्रीक्वेंसी f डैश मान लो, तो इसके लिए नई फ्रीक्वेंसी f डैश हो गई। अब मुझे बताओ कि इसके लिए लैम्डा डैश की वैल्यू क्या होगी, तो अगेन जो मैंने बताया था आप उस पर ध्यान दो, मैंने क्या बोला था। अब हम क्या करेंगे कि ये देखेंगे कि मान लो इसकी वेवलेंथ लैम्डा थी, तो वन टाइम पीरियड में ये इतना आगे चला, अब इस पॉइंट से सोर्स की जो डिस्टेंस होगी ये क्या, ये लैम्डा डैश होगी, और हमें पता है अभी सोर्स चल नहीं रहा है, तो ये उतनी आएगी जितने लैम्डा है, तो लैम्डा डैश कितना होगा, लैम्डा ही होगा। अब बस फॉर्मूला लगा दो, v इक्वल्स टू एफ लैम्डा लगा दो। इसके लिए तो v इक्वल्स टू एफ लैम्डा था, इक्वेशन नंबर 1, इसके लिए लगाओ। तो बताओ इसके लिए क्या लगाएंगे, v प्लस v0 इक्वल्स टू एफ डैश, और लैम्डा की जगह कितना, लैम्डा। ठीक है, तो हम देखते हैं कि यहाँ पर हम लोग लिखते हैं v प्लस v0 अपॉन लैम्डा इक्वल्स टू कितना, एफ डैश। अब बताओ हमने पुराना इक्वेशन क्या पढ़ा था, v इक्वल्स टू एफ लैम्डा पढ़ा था, तो यहाँ से लैम्डा की वैल्यू इक्वल्स टू v अपॉन एफ पुट कर दो। कहाँ पुट कर देंगे, इक्वेशन, इस इक्वेशन में पुट कर देंगे यहाँ पे। तो जैसे हम पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, एफ डैश इक्वल्स टू v प्लस v0 अपॉन लैम्डा की जगह v अपॉन एफ। तो हमारा ये फॉर्मूला बन गया किसके लिए, जब ऑब्जर्वर मूव करता है तो नई फ्रीक्वेंसी एफ डैश क्या सुनाई देती है, v प्लस v0 अपॉन v। ठीक है, तो ये हमें सुनाई देती है। तो एक केस हो गया। केस 2 हम ले लेते हैं, केस 2 में सोर्स जो है वो मूविंग कर रहा है, ऑब्जर्वर जो है वो फिक्स है। तो ये मान लो vs स्पीड से मूव कर रहा है आगे, साउंड की वेलोसिटी अगेन v है। अब ध्यान से सोचो, इसने कोई फ्रीक्वेंसी छोड़ी होगी, तो वन टाइम पीरियड में उसने कितना डिस्टेंस चला, उसने चला v इंटू टी। ठीक है, अब सोचो उतने टाइम पीरियड में मेरा सोर्स कितना चल गया होगा, सोर्स चल गया होगा सोर्स की स्पीड इंटू टाइम। तो अब बताओ डेफिनेशन पे आ जाओ वापस से अपनी पुरानी डेफिनेशन कि लैम्डा क्या होती है ऑब्जर्वर के लिए, इसके लिए लैम्डा थी, इसके लिए लैम्डा डैश थी ऑब्जर्वर के लिए। लैम्डा डैश क्या होती है कि एक टाइम पीरियड में जितना चला वहाँ से सोर्स के बीच में, सोर्स तक आप जाओ तो ये जो डिस्टेंस होगी ये क्या होगी, मेरी लैम्डा होगी। तो ये जो डिस्टेंस होगी उसको क्या लिख देंगे, नया लैम्डा, यानी कि लैम्डा डैश इक्वल्स टू कितना, वी टी माइनस वी एस टी। अब बताओ वी टी लैम्डा है, ये समझ में आया। बताओ वी टी लैम्डा क्यों है, सोचो v इक्वल्स टू एफ लैम्डा होता था और f इक्वल्स टू 1/t होता है, तो बताओ v इंटू टी बराबर क्या बन गया, लैम्डा। इसलिए मैंने बोला वी टी इक्वल्स टू लैम्डा है। तो ये वी टी कोई लैम्डा माइनस वी एस टी कोई दूसरा लैम्डा, इनका डिफरेंस भी क्या होगा, एक लैम्डा होगा। तो ये मेरा नया लैम्डा डैश क्या बन गया, वी टी माइनस वी एस टी। अब इसके लिए फॉर्मूला लगाओ,
अच्छा बताओ, ये फिक्स है, इसका मतलब इसके लिए v रिलेटिव की वेलोसिटी अभी वैल्यू क्या होगी, v होगी, क्योंकि तो चल नहीं रहा है। अब फॉर्मूला लगा दो, v इक्वल्स टू कितना, नया एफ फ्रिक्वेंसी एफ डैश इंटू लेमडा, लेमडा मतलब वी टी माइनस वी एस टी। तो बताओ अब क्या होगा, एफ डैश की वैल्यू, एफ डैश इक्वल्स टू कितना, v अपॉन, इसमें v को कॉमन लिया, t को कॉमन लिया, तो बन गया v माइनस वी एस। बताओ t की वैल्यू क्या लिख सकते हैं हम लोग, हमें पता है कि v इक्वल्स टू एफ लेमडा था, या फिर इस इक्वेशन से, ये जो इक्वेशन है यहाँ से हम लोग t की वैल्यू लिख सकते हैं लेमडा अपॉन v। तो मैं यहाँ से t का इक्वेशन वैल्यू लिख रहा हूँ, एफ डैश इक्वल्स टू v, चेक करो क्या था, v अपॉन v माइनस वी एस, v माइनस वी एस, और यहाँ से हमने t की वैल्यू क्या लिखी, लेमडा अपॉन v। t की वैल्यू लिखेंगे हम लोग लेमडा अपॉन v, ओके। तो ये बन गया लेमडा अपॉन v अपॉन t, v इक्वल्स टू एफ लेमडा, तो ये हो गया लेमडा इक्वल्स टू, क्या किया, ओके। तो ये हमारे पास बन गया v माइनस वी एस, और 1 अपॉन टी, मतलब 1 अपॉन टी को, ठीक है, यहाँ से हम सीधा 1 अपॉन टी की वैल्यू लिख सकते हैं, 1 अपॉन टी की इस इक्वेशन से, यहाँ से बताओ 1 अपॉन टी इक्वल्स टू कितना, एफ है मेरे पास, तो 1 अपॉन टी को मैं सीधा लिख देता हूँ यहाँ पे कितना, एफ। तो मेरा ये फॉर्मूला बन गया ऐसे, ठीक है। तो इसको जनरल अगर फॉर्मूला में बनाओ तो ध्यान से देखो, एफ डैश इक्वल्स टू क्या आ रहा है, एफ कॉमन आ रहा है, यहाँ पे हमेशा v आएगा, साउंड का स्पीड, यहाँ भी v आएगा। जब सोर्स चल रहा है तो सोर्स की वेलोसिटी को नीचे लिखते हैं, और ऑब्जर्वर मूव कर रहा है तो ऑब्जर्वर की वेलोसिटी को ऊपर लिखते हैं, प्लस माइनस माइनस प्लस, ये हम एडजस्ट कर लेंगे। जब सोर्स चलेगा तो v नॉट ही रहेगा, vs नहीं रहेगा, जब सोर्स चलेगा तो vs ही रहेगा, v नॉट नहीं रहेगा। जब ऑब्जर्वर चलेगा तो ओनली ऑब्जर्वर की वेलोसिटी v नॉट ही रहेगी। प्लस माइनस कैसे करेंगे, पास आ रहा है तो प्लस हो जाएगा, बढ़ा देंगे, दूर जा रहा है तो माइनस कर देंगे। मतलब प्लस माइनस इस तरह से एडजस्ट करना है कि फॉर एग्जांपल दोनों रिलेटिवली पास आ रहे हैं, तो हमारा जो आंसर है एफ डैश वो ज़्यादा होना चाहिए, तो प्लस माइनस को इस तरह एडजस्ट करो कि वैल्यू ज़्यादा है। और अगर दूर जा रहे हैं तो एफ डैश कम होगा, इसका मतलब प्लस माइनस को इस तरह से एडजस्ट करो कि वैल्यू कम हो जाए। तो जनरल मैंने फॉर्मूला लिख दिया, इसको हम लोग याद रखेंगे और इससे हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो नेक्स्ट टाइम में हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स लेंगे